गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी मौलिक अधिकारों की, तो तीसरा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है उसकी चर्चा हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। तीसरा जो मौलिक अधिकार है, जैसा कि बोर्ड में आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकार पार्ट 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र करते हैं, क्योंकि शोषण एक ऐसी कुप्रथा है जिसका कि जो ब्रिटिशर्स थे और जमींदारी प्रथा थी, दास प्रथा थी, और इसके बाद भी जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी कई सारी ऐसी कुरीतियाँ चल रही थी जिनमें कि मानव का शोषण होता था। तो इसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। पहले जिक्र करते हैं आर्टिकल 23 का, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 का। तो अनुच्छेद 23 में जो भारतीय संविधान में जो बात लिखी हुई है वह लिखी है कि अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 में जो पहली बात लिखी है, बेगार प्रथा पर रोक, या इसको अंत भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगार प्रथा जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ही है। जब यहाँ पे बेगार प्रथा विद्यमान थी, कुली बेगार एक बहुत ऐतिहासिक घटना कुली बेगार के रूप में उत्तराखंड में हुई थी, जिसके कि थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। चूँकि उत्तराखंड में बागेश्वर में 1921, ये 14 जनवरी 1921 की बात है। 14 जनवरी को चूँकि उत्तरायणी का मेला बागेश्वर में लगता है, और जो बाद में कुमाऊँ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में कुली बेगार का यहाँ पे अंत हुआ था। चूँकि जो कुली बेगार जो प्रथा उत्तराखंड में विद्यमान थी, उसमें होता क्या था कि जो चूँकि तब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, तो जितने भी प्रधान होते थे, प्रत्येक गांव के प्रधानों की, प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधानों की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह अपने क्षेत्र से या अपने गांव से समय समय के लिए और एक निश्चित संख्या में ऐसे युवकों को तैयार करे जो अंग्रेज जो अधिकारी आते थे, एक गांव से दूसरे गांव का जो भ्रमण करते थे, उनमें उनके लिए कुली का काम कर सकें। तो ये बहुत ही कुप्रथा उत्तराखंड में विद्यमान हुआ करती थी, और सभी ग्राम प्रधान जो है एक निश्चित समय सीमा के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए अपने यहाँ नवयुवकों को या ऐसे लोगों को तैयार करते थे जो कि अंग्रेज अधिकारियों की और जो भी अंग्रेज के जो उस समय में और भी जो सारे विभागों के लोग होते थे, उनके लिए कुली, उनके सामान पहुंचाने से लेकर के उनको ले जाने से लेकर के या नए क्षेत्र में भ्रमण कराने तक का वो सारा काम करते थे। तो एक बहुत ही कुरीति प्रथा भारत उत्तराखंड में विद्यमान थी। तो होता क्या है कि उत्तरायणी के मेले के दिन 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में सबसे पहले लगभग 40,000 लोगों की संख्या, 40,000 लोग जो हैं कुली बेगार के खिलाफ बागेश्वर जा कर के पहले बागनाथ मंदिर का वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद चूँकि बागेश्वर में दो नदियाँ बहती हैं, जो दो नदियों का संगम वहाँ पे है, एक सरयू और दूसरा गोमती। तो गोमती और सरयू के तट पर जाकर के, उनके मिलन स्थल पर जाकर के उनके पानी, उस नदियों के पानी की सौगंध खाते हैं, और तब जा कर के बगड़ जो स्थान है, बगड़ जो है बागेश्वर में, गोमती और सरयू नदी का जो मिलन स्थल है, संगम केंद्र है, वो बगड़ कहलाता है। और उस बगड़ में 40,000 की संख्या इकट्ठा होकर के जो कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर होते थे, क्योंकि ग्राम प्रधानों के पास उस समय में रजिस्टर होते थे, और उस रजिस्टर में उस गांव की कुल संख्या का विवरण मिलता था, ताकि समय समय पर वो अलग अलग व्यक्तियों का कुली बेगार के रूप में या कुली के रूप में नंबर लगा सके। तो जो कुली बेगार के रजिस्टर थे, 40,000 की जो जनसंख्या थी वो, और बद्रीदत्त पांडे जी और इसके अलावा बहुत सारे उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण नेताओं ने
बगड़ नामक स्थान पर जो कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर बने हुए थे उनको नदियों में प्रवाहित कर दिया। और यह जो प्रथा थी वो कुली बेगार के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध हुई। यह घटना है 10 जनवरी 1921 की। तो बेगार प्रथा पर रोक के अंत की बात करता है, क्योंकि इस बेगार प्रथा में, जैसे बेगार प्रथा का मतलब यह है कि आप काम तो करवा लेते हो किंतु उनको पारिश्रमिक नहीं देते हो, यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसका यदि आपको मानदेय ना मिले तो वो बेगार प्रथा के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक या अंत की बात करता है। इसमें भारत में कई सारी और प्रथाएं, जैसे कि मैंने उत्तराखंड की बात करी तो कुली बेगार यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध था। कुली बेगार, जिसका कि 10 जनवरी 1921 को इसके अंत की बात, यानी कि कुली बेगार के बहिष्कार की बात बागेश्वर से प्रारंभ होती है। बागेश्वर ये बहुत महत्वपूर्ण घटना उत्तराखंड के इतिहास की है। तो इसके अलावा जैसे कि देवदासी प्रथा भारत में विद्यमान है, देवदासी प्रथा, और इसके अलावा दास प्रथा, देवदासी प्रथा, और इस तरह से कई सारी जो कुरीतियाँ भारत में विद्यमान थी, या जो शाहूकारी जो प्रथा थी वो भी कुली बेगार के अंतर्गत, बेगार के अंतर्गत साहूकारी। और इसके अलावा अंग्रेजों के ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान थी जिनका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 पूरी तरह से उनका अंत कर देता है। तो इसके बाद जैसे अगर हमें देखा जाए तो इसके बाद भी वर्तमान स्थिति यह है कि कई सारी चीज़ें अभी भी कुरीतियाँ भारतीय समाज में विद्यमान हैं। इसके लिए उसके बाद कई सारे संशोधन और कई सारे अधिनियम बनाए गए ताकि इस तरह की जो शोषण की बात हो वो आगे जा कर के ना हो सके। इसी क्रम में आगे जा कर के जैसे वैश्यावृत्ति पर रोक की बात होती है, और जो शोषण के अन्य तरीके जो चोरी छिपे भी होते हैं उन पर भी पूरी तरह से कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक का अंत करता है। पहली बात तो इसमें ये निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में। इसके बाद जो दूसरी बात है वो क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अनुच्छेद 23 करता है। दूसरा अनुच्छेद 23 कहता है कि जो मानव दुर्व्यापार, यानी कि इसको हम मानव व्यापार की संज्ञा दें, मानव व्यापार का अंत या इस पर रोक है। तो मानव व्यापार का मतलब यह है कि जो मानव की तस्करी जो होती है, इसको बोलचाल की भाषा में मानव व्यापार को कबूतरबाजी का नाम भी भारतीय अखबार देते हैं, कबूतरबाजी। तो इसका भी अंत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 करता है। तो अनुच्छेद 23 में दूसरी बात बहुत अहम है, मानव व्यापार का अंत कर दिया है, यानी कि मानव व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। मानव व्यापार का अर्थ यह है कि बच्चों को, स्त्रियों को, इसके अलावा जो वैश्यावृत्ति की प्रथा है, या समाज के जो ऐसे जो गरीब और निर्धन जो तबके होते हैं उनके व्यापार पर पूरी तरह से यानी कि इसको हम मानव तस्करी का नाम भी दे सकते हैं। मानव तस्करी का भारतीय संविधान निषेध करता है, मानव तस्करी का निषेध। क्योंकि मानव व्यापार की अगर हम बात करें तो निर्धनता और अशिक्षा और गरीबी के अभाव में इस तरह की कुरीतियाँ पनपने लगती हैं। जैसे कि एक घटना में आपको एक घटना की ओर लिए चलता हूँ। जैसे भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, अभी धारा 370 और 35A के हटने से पूर्व की वहाँ जो स्थिति थी, आए दिन वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी का कारण क्या था कि जो गरीब और अशिक्षित जो वहाँ के नवयुवक थे, और वो इतना मजबूर हो जाते थे कि वो अपने छोटे से स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने जीवन को, निजी जीवन को चलाने के लिए, और जो उनका दैनिक जीवन था उसको आगे ले जाने के लिए, तो इस तरह के कुकृत्य में भी लिप्त हो जाते थे। उसके बदले में उनको धन और अन्न वगैरह की व्यवस्था होती थी, और इस वजह से वह इसका पत्थरबाजी का शिकार होते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा के कारण इस तरह की जो कुरीतियाँ थी उन सब का अंत कर दिया गया है, और वर्तमान समाज धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, और इस तरह की कुरीतियों का एक न एक दिन बहुत जल्दी खात्मा हो जाएगा। तो अनुच्छेद 23 का जिक्र हमने किया, इसमें दो बातें निहित हैं। नंबर पहला, बेगार प्रथा पर रोक या अंत इसका कर दिया है, और दूसरी मानव व्यापार का अंत या मानव व्यापार या मानव तस्करी पर पूरी तरह से इस पर रोक है, मानव तस्करी का निषेध करता है भारतीय संविधान। तो अनुच्छेद 23 हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में भारतीय संविधान के ये दो ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 24 की।
अनुच्छेद 24 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये ऐसे अनुच्छेद हैं कि इनका एक सामान्य तरह के अनुच्छेद हैं और चाहे वो 11th 12th के एग्ज़ाम हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इनसे प्रश्न बनना लाजमी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और मानवता से जुड़े हुए ये आर्टिकल्स हैं। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध। जो भारतीय संविधान में बात लिखी हुई है वह लिखी है बाल श्रम का निषेध। कहने का तात्पर्य है बाल श्रम। बाल श्रम यानी कि भारतीय संविधान में ये बात निहित है कि 14 वर्ष तक 14 वर्ष से कम आयु, यानी कि ये भी कह सकते हैं 14 वर्ष तक की आयु, 14 वर्ष से कम आयु तक के या 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनके श्रम का पूरी तरह से भारतीय संविधान निषेध करता है। और भारतीय संविधान में जो बात निहित है वो लिखा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए खतरनाक कारखानों, फैक्ट्रियों या दुकानों में काम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। तो बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 करता है और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में तो ये बात नहीं है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए या बच्चों के लिए खतरनाक कारखानों की बात भारतीय संविधान में निहित है, किंतु जो इसके लिए नियम वर्तमान में बने हुए हैं वो खतरनाक कारखाने ही नहीं, बल्कि यदि 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाएं यदि किसी दुकान में या फैक्ट्री में या कारखानों में या चाय की जो ठेलियाँ होती हैं उनमें अगर काम करते हुए दिखाई देंगे तो वह भी पूरी तरह से भारतीय संविधान के खिलाफ है और इस पर भी कार्यवाही होना सुनिश्चित है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है और 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए इस तरह के कारखानों, दुकानों और फैक्ट्रियों आदि में काम करने का निषेध भारतीय संविधान करता है। तो ये बात थी अनुच्छेद 23 और 24 की, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है और इसमें सभी के लिए अधिकार, भारत में निर्धन, गरीबों, महिलाओं, बच्चों और इसके अलावा भारत के सभी नागरिकों के लिए ये अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। और ये जो अधिकार हैं आज ये हमारा आज का पहला अधिकार था, पहला मौलिक अधिकार था, किंतु जो सीरीज़ हमारी मौलिक अधिकारों की चल रही है उसमें ये तीसरा अधिकार था। पहला अधिकार मौलिक अधिकार हमने पढ़ा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 का जिक्र हमने आज किया जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो आज के लिए क्योंकि इन मौलिक अधिकारों को भी अगर हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो इसके लिए आज हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया और मौलिक अधिकारों की सीरीज़ का जो चौथा मौलिक अधिकार है, बहुत जल्द उसके वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।